बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेपोजिशंस के हवाले से है और कमीशन के इम्तिहानात जितने भी होते हैं उसमें 3 या 4 नंबर तो लाजमी आए होते हैं और वही प्रेपोजिशंस आपको आसान तरीन अंदाज में आज हम समझाएंगे और उसके साथ साथ वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पॉसिबिलिटी है कि कमीशन के इम्तिहानात में पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो प्रेपोजिशन को उर्दू में हम हरफ जार भी कहते हैं। अब सबसे पहली बात है प्रेपोजिशन में से ऑन और इन हमने कहाँ इस्तेमाल करना है। मैं आपको सादा तरीन अंदाज में उसकी मैं एग्जांपल दूंगा और फिर जो प्रीवियस पेपर्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम कमीशन के एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उनके हवाले से उसको एग्जांपल दी जाएगी। मैं ऑन की बात करता हूँ। याद रखो ऑन हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे ओपन सरफेस है और अगर कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर इस तरह से रखी हुई है कि एक चीज़ की सतह दूसरी चीज़ के ऊपर ऐसे टच हो रही हो, जैसे मैंने ये डस्टर रख दिया है हाथ के ऊपर, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऑन। क्यों? बिकॉज द सरफेस ऑफ द डस्टर इज़ क्लियरली टचिंग द सरफेस ऑफ माई हैंड, दैट इज़ वाई हम इस्तेमाल करेंगे ऑन, इस्तेमाल करेंगे द डस्टर इज़ ऑन माई हैंड। एक और मैं आपको एग्जांपल से क्लैरिफाई कराने की कोशिश करता हूँ आसान तरीन अंदाज में। ये मैंने एक बॉक्स बना दिया है, उसके अंदर मैं फुटबॉल बना रहा हूँ। ये अगर फुटबॉल मैं इसी बॉक्स के ऊपर बना रहा हूँ तो देखिए कि सरफेस ऑफ जो फुटबॉल है वो बॉक्स की सतह को टच कर रही है। हम इस्तेमाल करेंगे द फुटबॉल इज़ ऑन द बॉक्स। क्यों? क्योंकि जैसे डस्टर की जो सतह है वो हाथ को टच कर रही है, फुटबॉल की सतह भी इसी बॉक्स को टच कर रही है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं कमीशन के इम्तिहानात में, वो सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, द बुक्स आर लाइंग टेबल। तो मैंने आपको सादा तरीन असूल बताया है। देखो अगर आप इस तरह के सादा जो असूल व ज़वाबित हैं उन पे अगर आप ग्रिप कर लोगे तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा जी हमें सर ने ये रूल बताया था। अच्छा जी, एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर पड़ी हुई है, जैसे किताबें पड़ी हुई हैं टेबल के ऊपर, हमने बिला झिझक ऑन लगा देना है। तो ये तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि हमने ऑन कहाँ पे इस्तेमाल करना है अगर कोई चीज़ ऑलरेडी मौजूद हो। अब हम इस्तेमाल करते हैं कि इन हमने कहाँ इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल फिर वही है कि मैंने एक बॉक्स बना दिया है और अब मैं क्या करता हूं कि फुटबॉल की पोजीशन में चेंज कर देता हूं, मैं बॉक्स के अंदर इसको प्लेस कर देता हूं जी। अब देखो कोई चीज़ ऑलरेडी अगर किसी चीज़ के अंदर मौजूद है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन, इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ये डस्टर मैं अगर इसको, और याद रखो इन के लिए क्लोज सरफेस का होना ज़रूरी है। ये मेरा हाथ है, अब मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अब मैं करूँगा कि द डस्टर इज़ इन माई हैंड, जैसे मैंने लिखा है कि द फुटबॉल इज़ इन द बॉक्स। अब कमीशन के इम्तिहानात में बारहा ये क्वेश्चन पूछा गया है, चूँकि स्टूडेंट उस वक्त भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग, बैठे हुए हैं, इन हॉल और एग्जामिनेशन हॉल। तो यहाँ पे इन इस्तेमाल होगा क्योंकि ऑलरेडी कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर मौजूद है। तो मैंने आपको ये रूल बता दिया है कि स्टैटिक की जब बात होगी, कोई चीज़ ऑलरेडी किसी चीज़ के अंदर मौजूद है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इन, इस्तेमाल करेंगे। तो ये जब आपको रूल आसान तरीन अंदाज में पता होंगे तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसको टिक भी कर सकते हो, अपना नंबर भी 100% स्क्वेयर कर सकते हो और यूँ आप मेरिट में भी फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। तो ये तो मैंने समझा दिया ऑन और इन। अब हमने समझाना है कि इन टू क्या है जी, वो भी इन्हीं एग्जांपल से आपको सादा तरीन अंदाज में कि इन टू हम कहाँ और कब इस्तेमाल करेंगे। याद रखो इन टू वैसे कंपाउंड प्रेपोजिशन है। कंपाउंड मीन दो चीज़ों का मुरक्कब, दो चीज़ों से बना हुआ। अब अगेन मैं एक बॉक्स से सादा तरीन अंदाज में आपको कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ जी। ये बॉक्स है और ये मैंने एरो लगा दिया जी। देखो अगर कोई चीज़ बाहर से अंदर आ रही है, ये आउटसाइड, ये इनसाइड, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, इनसाइड ऑफ द बॉक्स।
जब कोई चीज़ हरकत करती हुई बाहर से अंदर आएगी उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इनटू इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिएगा कि इनटू का इस्तेमाल मूवमेंट से है, डायनामिक से है, अगर कोई चीज़ बाहर से अंदर हरकत करके आ रही है। उसके लिए एग्जाम्पल जो कमीशन के इम्तिहानात में प्रेपोजिशन के हवाले से जो सवाल पूछे जाते हैं वो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं। द कैट वॉज जंपिंग रिवर। अब देखो कैट बिल्ली वो क्या कर रही है, जंप कर रही है, एक चीज से दूसरी चीज में जा रही है। तो मैंने कहा जब कोई चीज मूव करती हुई एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगी ऑटोमेटिकली उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इनटू इस्तेमाल करेंगे। तो जब आपको ये बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, ये बेसिक टूल्स पता होंगी, तो आप आसानी से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर आपका तुक्का नहीं लगेगा जी। आप जब 100% आपको श्योरिटी होगी जी अच्छा इसका रूल ये था तो डेफिनेटली मैंने इसको क्लिक कर देना है जी। तो इनटू इस्तेमाल करेंगे। मैं एक और एग्जांपल से आपको बताता हूं। ये मेरे पास बीकर है और इसी के अंदर पानी उंडेला जा रहा है। तो आजकल जो कमीशन के इम्तिहानात हैं उसमें सवाल की जो स्टेटमेंट है ना वो शॉर्ट कर दी जाती है, लंबी लंबी स्टेटमेंट नहीं दी जाती, उसको हम स्टेम नाम देते हैं। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, स्टेम है जी। अब सवाल क्या आया हुआ है पास्ट पेपर में, पोर द वाटर बीकर। अब आजकल को जो पैटर्न चेंज हो चुका है कमीशन के इम्तिहानात में कि छोटे छोटे स्टेम दिए जाते हैं। ये मेरे पास स्टेम है जी, जो स्टेटमेंट है सवाल का जी। अब क्या किया जा रहा है कि पोर द वाटर, पानी को उंडेलिए बीकर में। तो कोई चीज़ बाहर से जब अंदर आ रही है उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इनटू। डेफिनेटली यहाँ पर भी हम इनटू इस्तेमाल करेंगे। तो इनटू का कंसेप्ट तो आपको आसान से अल्फाज में क्लियर है और रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग इंग्लिश एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वो भी आपको इसी आसान तरीन अंदाज में क्लियर करा दिया जाएगा। और इंशाअल्लाह ये हमारा दावा है कि आप, ये हमारा एक लेक्चर है, उसके बाद जितने भी लेक्चर्स होंगे वो भी आपको इसी तरह आसान तरीन अंदाज में करा दिए जाएंगे कि टू द पॉइंट आपके जो टॉपिक्स हैं वो कवर भी हो जाए, आपका टाइम भी सेव हो जाए। तो ये तो हमने समझा दिया कि ऑन, इन, इनटू। अब हम अराउंड देखते हैं कि अराउंड कैसे इस्तेमाल करते हैं। और जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ ये अगर ट्रिक्स आप समझ लोगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी होगी आसान अंदाज में। अराउंड को हमने कैसे समझना है, विद पिक्टोरियल एविडेंसेस। ये मैं कोई सा एक सर्कल बना रहा हूँ, ऑर्बिट बना रहा हूँ, और आपको पता है कि साइंस के स्टूडेंट्स को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूमते हैं, सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, उसको हम ऑर्बिटल मोशन भी कहते हैं। याद रखो अराउंड हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब कोई चीज़ सर्कल में मूव करेगी। सर्कल में आपको पता है कि अगर मैं एंगल की बात कर दूं, चलो कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएंगे आपके। तो ये हमारे पास 90 एंगल, ये 90 एंगल, ये 90 एंगल और ये 90 एंगल। और अगर कोई चीज़ सर्कल के अंदर मूव करेगी उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अराउंड इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल जो कमीशन के इम्तिहानात में इस प्रेपोजिशन के जो सवालात पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग द ऑर्बिट। ऑर्बिट उस मदार को कहते हैं, सर्कल को कहते हैं। अब मैंने कहा है कि कोई चीज़ अगर सर्कल में मूव करेगी, साइक्लिक पाथ में मूव करेगी, उसके लिए हम अराउंड इस्तेमाल करते हैं। और ये तो आपको रूल पक्की बात है, ये इसको जहन नशीन कर लो जी कि हमें सर ने बताया था कि जब कोई चीज़ साइकिल में मूव करेगी, सर्कल में मूव करेगी, तो डेफिनेटली हमने अराउंड लगा देना है। ये हमने अराउंड लगा दिया जी। उसके बाद हमारे पास है एक क्रॉस, हमने कहाँ इस्तेमाल करना है जी। याद रखो सर्कल में तो मैंने बता दिया था आपको। अब मैं एक थोड़ा सा पाथवे बना रहा हूं, रोड मैप बना रहा हूं। जब कोई चीज़ एक चीज़ को क्रॉस करती हुई एक सतह से दूसरी सतह के आर पार जाएगी, उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा एक क्रॉस इस्तेमाल करूंगा।
एक्रॉस। अब एक्रॉस के हवाले से जो कमीशन में इम्तिहानात जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल क्या है, और ये ओरिजिनल हू बहू वही स्टेम में वही स्टेटमेंट है जो इम्तिहान में पूछी गई है। वो क्या थी? आई सा हिम, मैंने उसे देखा, वॉकिंग, चलते हुए, द रोड। अब यहां पे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जी, हमने अराउंड लगाना है, हमने टू लगाना है, हमने थ्रो लगाना है, कौन सा ऑप्शन हमने लगाना है? तो मैंने आपको बताया था जब एक चीज़ एक सतह से क्रॉस करती हुई बाहर आ जाए लेकिन साइकिल फॉर्म में ना हो, सर्कल में ना हो, उसके लिए हम अक्रॉस इस्तेमाल करेंगे। आई सॉ हिम वॉकिंग अक्रॉस द रोड, मैंने उससे देखा कि वो रोड क्रॉस करते हुए। तो ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए कि हमने अराउंड कहाँ पे इस्तेमाल करना है, अक्रॉस कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, और उसके बारे में जो प्रीवियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए हैं या इन अपकमिंग एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे प्रेपोजिशन के हवाले से बता दिए हैं। उसके बाद आती है कि थ्रो हम कब इस्तेमाल करेंगे, वो भी मैं आपको पिक्टोरियल एविडेंसेस से क्लियर कराता हूँ। ये जितने भी टॉपिक्स हैं आप इनको नोट करते ही जाइएगा ताकि फ्यूचर में भी आपके काम आ सकें। तो ये जो टॉपिक्स हैं आसान तरीन अंदाज में आपको समझाए जा रहे हैं ताकि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका सिला भी आपको मिले। तो अब हम देखते हैं कि थ्रो हमने कब और किस तरह इस्तेमाल करना है। ये मैं भी आपको पिक्टोरियल व्यू से आसान तरीन अंदाज में समझा देता हूँ। हमारे पास ये थ्रो को आपने कैसे इस्तेमाल करना है जी। ये मैं 3 दरख्त बना रहा हूँ, घने दरख्त। अब बांटने वाले स्टूडेंट्स को वैसे प्लांट्स की अहमियत का पता होगा जी। जब मैं थ्रो की बात करता हूँ, याद रखो इनटू और थ्रो में फ़र्क है। इनटू में मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ बाहर से अंदर आ रही हो तो इनटू इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई चीज़ ऑलरेडी एक ही प्लेन के अंदर है उसके लिए हम थ्रो इस्तेमाल करेंगे। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया। अब रही बात कि कमीशन के इम्तिहान में सवाल कैसे आ सकते हैं, आप पूछो सर में, वो बताइए जी। वो भी आपको बता देती है। कमीशन के इम्तिहान में सवाल आया हुआ था, दे वर मूविंग द फॉरेस्ट। अब मैंने कहा चूंकि एक ही प्लेन की बात है, जब एक ही प्लेन में मूव कोई चीज़ कर रही हो उसके लिए हम थ्रो इस्तेमाल करेंगे कि दे वर मूविंग थ्रू द फॉरेस्ट। अब इन नहीं लगाएंगे, इनटू नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक ही प्लेन की बात है, उसके लिए मैंने क्या इस्तेमाल करना है, थ्रो इस्तेमाल करना है। तो ये आपको कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ताकि आपको कमीशन के जो इम्तिहान आते हैं वहाँ आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए वो कहते हैं कि वेल बिगिन हाफ डन। अगर आपने अच्छे आगाज़ से तैयारी कर ली तो आपका पेपर भी अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा। और उससे मुराद ये है कि आपने आसान तरीन अंदाज में सिंपल कंसेप्ट्स के ऊपर ग्रिप करना है, रूट लर्निंग नहीं करनी। रूट लर्निंग अगेन वही रट्टा सिस्टम है जी। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ कि बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है। मैं यहाँ पे 2 लाइनें लगा रहा हूँ जी, उसके दरमियान मैं लिख रहा हूँ बिटवीन। ये मैंने बिटवीन लिख दिया। उसके बाद मैं 2 से ज़्यादा लाइनें लगा रहा हूँ जी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ अमंग। ये कंसेप्ट आपको क्लियर कराने के लिए याद रखो बिटवीन इस्तेमाल होता है 2 चीज़ों के दरमियान। वो कैसे? अब जो ये तो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए बताया है। बिटवीन इस्तेमाल होता है 2 चीज़ों के दरमियान। फॉर एग्जांपल जो कमीशन के इम्तिहानात में एमसीक्यू पूछे जाते हैं प्रेपोजिशन के हवाले से, वो यूँ होते हैं बिटवीन के हवाले से जी। डिवाइड दिस मनी स्पेस अली एंड अकरम। ये रकम अली और अकरम में तकसीम कीजिए। तो रूल मैंने क्या बताया है कि बिटवीन होता है 2 चीज़ों के दरमियान। तो आपको फट ये आना चाहिए कि सर ने हमें बताया था कि 2 चीज़ों के दरमियान अगर बात की जाए जी,
हम बिटवीन इस्तेमाल करेंगे। और ये मैं दावे से कहता हूँ कि इतने आसान तरीन अंदाज में आपको अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप प्रेपोजिशन में एटलीस्ट फुल बाई फुल नंबर लोगे। तो दो चीज़ों के दरमियान बात हो रही है भाई, अली और अकरम की बात हो रही है। तो आप बताओ कि सर ने मैं बताया था कि दो चीज़ों के दरमियान जब कंपैरिजन है मैं ऑटोमेटिकली बिटवीन लगा दूंगा। तो ये तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान कंसेप्ट क्लियर कराने की बात है। अब अगर दो चीज़ों से ज़्यादा के दरमियान हो, जैसे मैंने जहाँ 4 लाइनें लगा दी हैं जी, याद रखो अगर दो चीज़ों से ज़्यादा के दरमियान कंपैरिजन हो, बात की जा रही हो, हम अमंग इस्तेमाल करेंगे। यही सेंटेंस जो कि कमीशन के इम्तिहानात में पूछा गया था एमसीक्यू, वहाँ बिटवीन, एक और मैं बता देता हूँ कि वहाँ अमंग कैसे इस्तेमाल किया जाता है। डिवाइड दिस मनी स्पेस पुअर पीपल। वैसे इंग्लिश के रूल के मुताबिक पुअर के बाद पीपल लगाना मुनासिब नहीं है। खैर वो अगले टॉपिक्स में पढ़ोगे कि रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स हमने कैसे ठीक करना है। देखो, दो से ज़्यादा के दरमियान जब बात हो रही है, भी गरीब लोगों के दरमियान रकम तकसीम कर दो, तो मैंने आपको क्या रूल बताया है कि अगर दो से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही हो, हम अमंग इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको रूल पता होने चाहिए, तभी आप कंफर्म नंबर ले सकते हो। वंस अगेन, बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान, अमंग दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान, जैसे मैं आपको ग्राफिकल और पिक्टोरियल व्यू से बता रहा हूँ। देखो, जिस सादा तरीन अंदाज से और जिस खलूस से आपको पढ़ाया जा रहा है, ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं, बाकी टॉपिक भी इसी अंदाज से आपको तैयारी कराई जाएगी इंशाअल्लाह। और उम्मीद की जाती है कि आप भी जब ये इसको नोट करते जाएंगे, उसके बाद आपको भूलेगा नहीं इंशाअल्लाह। ये मैं गारंटी दूंगा जी कि अगर आप उसी अटेंटिवली इस जो टॉपिक्स हैं इनको समझ रहे हो, और फिर जब आप अटेम्प्ट करने बैठोगे, जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, तो फिर आप आसानी से मार्क्स भी ले सकते हो। उसके बाद बात आ जाती है सिंस और फार की, कि मैंने सिंस और फार कहाँ पे इस्तेमाल करना है। ये बात आप देखेंगे जी। याद रखो, ये जो मैं सिंस आपको बता रहा हूँ, इसके हवाले से एक ट्रिक बता रहा हूँ जी। ये एस से एक और बात याद रखना कि स्पेशल वर्ड याद रखना। सिंस इस्तेमाल होता है ख़ास मुकर्रर वक्त के लिए, ख़ास मुकर्रर वक्त के लिए, और फार इस्तेमाल होता है अमूमन गैर मुअय्यन वक्त के लिए, मतलब इसमें फ़िक्स टाइम नहीं होता। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है कि सिंस में एस और एस से याद रखना स्पेशल। अब कमीशन के इम्तिहानात में सवाल पूछा गया है, द स्टूडेंट्स हैव बीन लर्निंग लेसन्स स्पेस 2 PM। अब देखो, ये मुकर्रर वक्त है 2 बजे का जी। तो मैंने आपको बताया है कि जब स्पेशल टाइम होगा, जब फिक्स टाइम होगा, तो आपने उसके लिए इस्तेमाल करना है, सिंस इस्तेमाल करना है। और स्पेशल टाइम के लिए आप सिंस इस्तेमाल करोगे। अगर स्पेशल टाइम नहीं होगा, उसके लिए फार इस्तेमाल करेंगे, गैर मुअय्यन वक्त है जी। उसके लिए वो भी मैं आपको प्रीवियस पेपर में से एक आपको स्टेम लिख के दे रहा हूँ, स्टेटमेंट प्रेपोजिशन का, कि फार हमने कहाँ इस्तेमाल करना है जी। The boys had been playing. The boys had been playing cricket space 2 hours. कि लड़के 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि 2 घंटे कौन से हैं, ये फिक्स टाइम नहीं है। जब फिक्स टाइम नहीं होगा, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, फार इस्तेमाल करेंगे।
तो आसान से अंदाज में मैंने बताया कि सिंस एज स्पेशल टाइम के लिए, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पेपर में से एग्जांपल दे दी, कमीशन के पेपर में से। फॉर कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो भी मैंने आपको, जो प्रीवियस पेपर हैं उनमें से मैंने आपको बता दिया है कि हमने फॉर इस्तेमाल कहाँ करना है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। इन्हीं चीज़ों को आप अगर नोट करते आओगे तो आपके लिए मज़ीद आसानी होगी कि सर ने में जो मैं टॉपिक समझाए थे वो 1 बाई 1 आसान तरीन एग्जाम्पल से कैसे समझाए थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि अंडर और बिलो। याद रखो कि जब हम बात करेंगे अंडर की और बिलो की, उसमें सिर्फ एक डिफरेंस है। ये मैंने छोटा सा बॉक्स बना दिया है, उसके नीचे थोड़ा सा मैंने एक मैंगो रख दिया है जी, दूसरा भी मैंगो मैंने रख दिया है जी। अगर वो टच नहीं कर रही, अगर क्लोज सरफेस है, उसके नीचे अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अंडर इस्तेमाल करते हैं। जस्ट उसकी एग्जांपल, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करा दिया जी। अब एग्जाम में क्या सवाल पूछे जाते हैं? द कैट इज सिटिंग द टेबल। अब मैंने कहा है कि अगर कोई क्लोज चीज़ होगी, उसके नीचे अगर कोई चीज़ होगी, उस वक्त हम अंडर इस्तेमाल करेंगे। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो टेबल क्लोज सरफेस नुमा होती है, उसके नीचे कोई चीज़ हो हम इस्तेमाल करेंगे, अंडर इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने कहा है द मैंगोज आर लाइंग अंडर द बॉक्स, बॉक्स के नीचे है जी। अब बिलो कहाँ इस्तेमाल होता है? बिलो याद रखो कोई ओपन चीज़ है। मैं फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे पेंटिंग बना देता हूँ, वो पेंटिंग फ्रूट्स के हवाले से हो सकती है, वो वॉच के हवाले से हो सकती है, ये पेंटिंग मैंने बना दी जी। इसके नीचे अगर मैं कोई चीज़ रख रहा हूँ जी, फुटबॉल बना दी मैंने जी। अब मैंने कहा है कि अगर ओपन चीज़ होगी, ये ओवरऑल पेंटिंग है, क्लोज नहीं है, कोई तस्वीर लगी हुई है जी, उसके नीचे अगर कोई चीज़ होगी, जब वो क्लोज्ड नहीं होगी, हम बिलो इस्तेमाल करेंगे लफ्ज़ प्रेपोजिशन। ठीक है, अगर होगी क्लोज चीज़, उसके नीचे कोई चीज़ हो हम अंडर इस्तेमाल करेंगे, और अगर क्लोज नहीं होगी, पेंटिंग है भी कोई चीज़ है, उसके नीचे अगर कोई चीज़ पड़ी है हम बिलो इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द फुटबॉल इज लाइंग, पड़ी हुई है, स्पेस द पेंटिंग। अब मैंने कहा है कि कोई सी पेंटिंग है, उसके नीचे मैं बिलो इस्तेमाल करूंगा। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए अंडर और बिलो का। अंडर उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे अगर कोई चीज़ गोल सतह है, क्लोज सरफेस है, उसके नीचे पड़ी हुई है, और कोई पेंटिंग सादा सी पेंटिंग है, उसके नीचे अगर कोई चीज़ है, हम बिलो इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने ये भी बता दिया कि आपको अंडर और बिलो कैसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद है कि बाई आपने कहाँ इस्तेमाल करना है, वो भी आपको आसान तरीन अंदाज में बता देता हूँ जी। जब आप इन्हीं आसान तरीन वे से अपने कंसेप्ट क्लियर करोगे तो डेफिनेटली आप पेपर में भी अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हो। अब बाई कहाँ पे इस्तेमाल करना है, एक आपको बात बताता चलूँ जी, आपके इन्फॉर्मेशन में हो कि आपने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े हों या नहीं पढ़े, तो आपको पैसिव वॉइस के हवाले से भी मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम टॉपिक्स डिलीवर किए जाएंगे। और मैं दावे से कहता हूँ जी कि अगर आपको एक्टिव और पैसिव वॉइसेस इंग्लिश के हवाले से इससे बेहतर अगर कोई पढ़ा सकता है तो बिला शक आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। हमारा ये दावा इंशाअल्लाह, हमें एतमाद है अपनी जो स्किल्स हैं, टीचिंग स्किल्स, क्योंकि हमारा आज का काम नहीं है जी, काफ़ी बरसों पुराना हमारा ये काम है कि हम जो कमीशन की तैयारी है वो कराते आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, और हमारे स्टूडेंट्स हमारे एम्बेसडर हैं, हमारे स्टूडेंट्स हमारे सफ़ीर हैं। बाई क्या है जी? बाई पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है कि प्रेपोजिशन के तौर पर। बाई याद रखो कोई हर्फ आखिर नहीं है। 90% टीचर बताते हैं, आपने सारी ज़िंदगी पढ़ा होगा जी कि पैसिव वॉइस में बाई इस्तेमाल करते हैं। बाई एक वर्ड है, हर्फ आखिर है,
लेकिन आज आप अपनी इस्लाह कर लो कि बाई एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग टू वर्ब इस्तेमाल होती है। एक तो जो फिक्रा पैसिव वॉइस होता है उसमें बाई इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जब एस्टिमेटेड टाइम प्रेडिक्शन के लिए हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं वो बाई है। कमीशन के इम्तिहानात में सवाल पूछा जाता है अक्सर औकात, दिस प्रोजेक्ट विल कंप्लीट, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा स्पेस नेक्स्ट मंथ, कि अगले महीने तक। बाई का मतलब है तक, उससे पहले भी हो सकता है जी। जब ये कंडीशन इस्तेमाल और टाइम ड्यूरेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बाई इस्तेमाल करेंगे। तो दिस प्रोजेक्ट विल कंप्लीट सी बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक मुकम्मल हो जाएगा, तो उसके लिए हम बाय इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस में क्या इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जाम्पल द लेटर्स आर रिटन। मॉडर्न इंग्लिश में वैसे बाई को ख़त्म ही कर दिया है जी, लेकिन आपकी कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए मैं यहाँ पे बाई लिख रहा हूँ। तो पैसिव वॉइस में भी बाई इस्तेमाल होता है। पैसिव वॉइस की निशानी याद रखो कि हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये टिपिकल सिंबल्स हैं कि कोई फिक्रा पैसिव वॉइस है जी। और ये भी आपको मैंने को बता दिया कि पैसिव वॉइस में ज़रूरी नहीं कि बाई इस्तेमाल हो। आप कहेंगे सारा झूठ बोल रहे हैं या ऐसे ही हवाई फायर कर रहे हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं जिसमें बाई इस्तेमाल नहीं होता बट द सेंटेंस इज पैसिव। वो एग्जांपल कैसी है जी, ही इज नोन टू मी, मैं मी इस्तेमाल करूंगा। अब आप समझोगे सर ने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब है और थर्ड फॉर्म वर्ब है, फिक्रा पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में तो बाई इस्तेमाल होता है। याद रखो पैसिव वॉइस है फिक्रा, लेकिन पैसिव वॉइस में बाई एक प्रेपोजिशन है, कोई हर्फ आखिर नहीं है। यहां नॉन के साथ मैं टू इस्तेमाल करूंगा। तो जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे उसमें भी हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस में जो ट्रेडिशनल वे से आपको पढ़ाया गया था क्या है और अब क्या नॉलेज है जी। तो ये तो बात आपको क्लियर हो गई कि हमने बाई कहाँ इस्तेमाल करना है। और फ्रॉम हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ के इनिशियल टाइम ऑफ स्टार्टिंग से जी। फॉर एग्जाम्पल जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कमीशन के इम्तिहान में, द समर वैकेशंस will last from 24th of June to 14th of August कि गर्मियों की छुट्टियां वो रहेंगी कहाँ से कहाँ तक, 24th ऑफ जून, तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो ये वो प्रेपोजिशंस थी जो कि कॉम्पिटिटिव और कमीशन के इम्तिहानात में इनके बारे में ये सवाल पूछे गए हैं। और यही जो मैंने आज आपको टॉपिक दिए हैं, जो आपको टॉपिक डिलीवर किया है प्रेपोजिशंस के हवाले से। प्रेपोजिशंस मीन एक नाउन की पोजीशन को दूसरे नाउन से बताना। द डस्टर इज ऑन माई हैंड, द डस्टर इज इन माई हैंड, द डस्टर इज बिलो माई हैंड, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द वाइट बोर्ड। तो ये वो चीज़ें हैं, इनको हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। जितना आसान तरीन अंदाज में आज आपको ये लेक्चर डिलीवर किया गया, इंशाल्लाह बाकी भी लेक्चर्स इसी तरह इसी खलूस के साथ, मेहनत के साथ और उसी सादा तरीन अंदाज में आपको रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स भी डिलीवर